हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक उपचारात्मक, जिसे कहते हैं रेमेडियल, और क्लास 7 जो ये आपकी बुक है, इसमें हम सोशल साइंस जो आपका पोर्शन है उसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है। तो हम आज इतिहास का पाठ 1 करेंगे, हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। स्टूडेंट्स, आपकी जो इतिहास की पुस्तक है हमारा भारत 2 जो क्लास 7 के लिए है, उसमें हम पाठ 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज जो है उसकी वर्कशीट्स करेंगे। आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 जो है आपकी ये बुक है उड़ान की, उसमें इतिहास पोर्शन है। पाठ 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। कार्यपत्रक 1 देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब कौन रखता है? तो स्टूडेंट्स, जो भी आपके घर में आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब रखता है उसका नाम आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, हमारे घर में आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब पिताजी रखते हैं। यानी आपके घर में जो भी आमदनी और खर्चा होता है उसका हिसाब किताब कौन रखता है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है पिताजी, आप माताजी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके घर में अधिकतम फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? यानी आपका जो घर है जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आपके घर में फैसले जो ज़्यादातर किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो वो मोस्टली जो है मदर या फादर के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, हमारे घर में अधिकतम फैसले पिताजी द्वारा लिए जाते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके गांव अथवा शहर में नाली, सड़क, विद्युत आदि व्यवस्था को ठीक बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी आपका जो गांव है अथवा शहर है जहां आप रहते हैं तो उसमें नाली, सड़क, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की व्यवस्था को ठीक रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो मैंने लिखा है कि हम जैसे मान लो गांव में रहते हैं तो हमारे गांव में नाली, सड़क, विद्युत आदि व्यवस्था को ठीक बनाए रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। और आप अगर शहर में रहते हैं तो नगर पालिका है, और फिर जो है बड़े शहर के लिए नगर परिषद है। तो ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुखिया और शासक किसे कहते हैं? मुखिया कौन होता है और शासक कौन होता है? तो मैंने लिखा है, जिस व्यक्ति को फैसले लेने का अधिकार होता है उसे मुखिया कहते हैं। जैसे आपके घर में मान लो आपके पिताजी सारे फैसले लेते हैं तो पिताजी क्या हो गए? आपके घर के मुखिया। तो जिस व्यक्ति को फैसले लेने का अधिकार होता है उसे मुखिया कहते हैं, यानी हेड ऑफ द फैमिली। और जिसके द्वारा शासन किया जाता है उसे शासक कहते हैं, जो शासन चलाता है उसे हम शासक कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। घर में और देश में मुखिया के न होने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रिश्तों को जोड़ कर रखने में घर के मुखिया का बहुत बड़ा सहयोग होता है। यानी वो रिश्तों को जोड़ कर रखता है मुखिया। घर में जो है किसी प्रकार की जो है फूट ना पड़े, सभी लोगों में भाईचारा कायम रहे, आपस में मतभेद ना हो, ये सब मुखिया का काम होता है। तो वो रिश्तों को जोड़ कर रखता है। घर और देश में मुखिया के ना होने से सारे कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाएगी। तो यानी घर में या देश में मुखिया नहीं होगा तो सारी कार्य प्रणाली जो है गड़बड़ा जाएगी। अब हमारे देश का मुखिया कौन है? जो मतलब सरकार किसकी है? बीजेपी की है इस समय, और उसका मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे। तो नरेंद्र मोदी क्या हो गए? देश में जो है मुखिया हो गए। वैसे जो है देश का मुखिया हमारे देश में जो है राष्ट्रपति है, लेकिन क्योंकि सारे डिसीजन जो हैं वो कार्यपालिका को लेने होते हैं तो जो संसद है उसमें जो है
जो हमारी लोकसभा है उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सारे डिसीजन लेते हैं और उनके मंत्री लेते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो सारे डिसीजन इस समय लेते हैं। तो देश के मुखिया और घर का मुखिया नहीं होगा तो सारी कार्यप्रणाली जो है वो गड़बड़ा जाएगी। उसके बाद कार्यपत्रक 2, नीचे दिए गए चार्ट में अपनी मनपसंद चीज़ों के बारे में बताएं। अपनी पसंद बताइए चार्ट में। पहला है मनपसंद खाने पीने की चीज़ों के नाम। इसमें आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है गुलाब जामुन, पतीसा, राजमा चावल, आलू टिक्की, दही बड़ा, वड़ा पाव, गाजर पाक और ढोकला। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए हैं। आपको जो पसंद है खाने पीने की चीज़ें उनके नाम आप लिखिए यहाँ पर। फिर मनपसंद व्यक्तियों के नाम वो आपके अपने हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। ये हर व्यक्ति की अपनी पसंद है, तब अपने नाम लिखिए। मनपसंद घूमने फिरने की जगह के नाम, तो इसमें भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो घूमने फिरने की जगह आपको पसंद है। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली, कश्मीर, गोवा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या उपरोक्त सभी पसंद एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाती हैं? नहीं, उपरोक्त सभी पसंद एक ही स्थान पर आसानी से नहीं मिलती हैं। आपको अलग अलग जगह से ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। थर्ड है अधिकांश राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते थे। मतलब अधिकांश राजा पड़ोसी राज्य पर क्यों आक्रमण करते थे, ये बात हमें लिखनी है। पूर्व में यानी पहले राजा महाराजाओं की नियत लूटपाट करना, वो लूटपाट करते थे। अपनी सीमाओं का विस्तार करना, यानी जो अपना साम्राज्य है उसका वो विस्तार करते थे और लोगों को गुलाम बनाते थे। तो पूर्व में राजा महाराजाओं की नियत लूटपाट करना, अपनी सीमाओं का विस्तार करना, लोगों को गुलाम बनाना था। इस वजह से अधिकांश राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते थे। मैंने 3 कारण यहाँ पर लिखे हैं, लूटपाट करना, अपनी सीमाओं का विस्तार करना, लोगों को गुलाम बनाना। उसके बाद है साम्राज्य विस्तार से आप क्या समझते हैं? साम्राज्य विस्तार वह दृष्टिकोण है, यानी वो एटीट्यूड है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र, जिस राष्ट्र की महत्वाकांक्षा बहुत है, अपनी शक्ति और गौरव में वृद्धि करने के लिए अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो साम्राज्य विस्तार ही होता है कि अपना साम्राज्य बढ़ाना, और ये वो दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव में वृद्धि करने के लिए अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो अभी भी हम देखते हैं कि कई बार जो है एक देश दूसरे देश पर हमला करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, चाइना भी जो है इसी फिराक में रहता है। तो ये जो है साम्राज्य विस्तार की नीति पहले तो बहुत ज़्यादा थी। तो साम्राज्य विस्तार यही है कि अपनी शक्ति और गौरव में वृद्धि करना और वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। उसके बाद है घर में और देश में मुखिया के न होने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो घर में मुखिया के न होने से परिवार बिखर जाते हैं क्योंकि सब अपने डिसीजन लेते हैं, कोई किसी की मानता नहीं। मुखिया जो होगा तो कंट्रोल रहेगा उसका घर पर। देश में मुखिया के न होने से कार्यप्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी, कार्यप्रणाली गड़बड़ा जाएगी, तो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में बदलाव आते हैं। तो अगर मान लो देश में मुखिया नहीं होगा तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में जो है बदलाव आ जाएंगे जो है। इसलिए मुखिया का होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यपत्रक 3 पर चलते हैं हम। कार्यपत्रक 3 में है पहला, आप इतिहास में कौन से राजा का अभिनय करना चाहेंगे? तो ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कोई भी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं इतिहास में राणा सांगा का अभिनय करना चाहूँगा। तो आप जिस भी राजा का नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद है आप अपने द्वारा बताए गए राजा के रूप में बोले जाने वाले 3 वाक्य बताइए। राजा के जो सेंटेंसेस लिखने हैं जो राजा बोलते हैं, तो कुछ भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी वो बोल सकते हैं। तो इसमें मतलब जो है मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं। फर्स्ट है, हमें सीमित असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए लेकिन असीमित आशाओं को नहीं खोना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर
हमें जो है सीमित असफलता मिलती है, यानी लिमिटेड जो है फेलियर होता है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो असीमित आशाएं हैं, जो अनलिमिटेड होप्स हैं, उनको हमें खोना नहीं चाहिए। सेकंड है, किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है तो वो हर जगह पर न्याय के लिए खतरा है। अगला है, वास्तविक नेता सर्वसम्मति की तलाश नहीं करता बल्कि उसे निर्मित करता है। वास्तविक नेता वो होता है जो सर्वसम्मति को ढूंढता नहीं है बल्कि उसका निर्माण करता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं ये। अगला है आपका 4th वन, कार्यपत्रक 4। नीचे दिए गए खाली स्थान में अपने पिता और माता की ओर से संबंधों का वंश वृक्ष बनाएं। सदस्य के साथ उस व्यक्ति का नाम भी लिखें। तो इसमें आपको फैमिली ट्री बनानी है, वंश वृक्ष बनाना है, पिता और माता की ओर से संबंधों का वंश वृक्ष बनाना है। तो जैसे सबसे पहले आपने लिखा पिता माता, फिर उसके बाद जो है उसके जो है बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, और जो माता पिता हैं हम उनके साथ में सबसे पहले भाई भी लिख सकते हैं कि माता पिता के भाई हैं। बड़े भाई हैं तो आपके ताऊ जी लग जाएंगे, छोटे भाई हैं तो आपके चाचा जी लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है पूरे जो आपका जो है वंश वृक्ष बनाना है। माता पिता से लेके हम उनसे जो उनके जो आपके जो माता पिता हैं, उनके जो माता पिता थे उनके नाम भी हम लिख सकते हैं ऊपर। और इस तरह से आपको ये बनाना है, ये सेल्फ एक्टिविटी है। इसके बाद है आपका कार्यपत्रक 5। नीचे के स्थान में राजाओं द्वारा युद्ध लड़ने वाले अस्त्र शस्त्र जैसे धनुष, बाण, तलवार, भाला, गदा आदि का रेखा चित्र बनाएं। आप चाहें तो अपने मनपसंद रंगों को भी भर सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने जो बनाने हैं आपको चित्र, धनुष, बाण, तलवार, भाला, गदा आदि का रेखा चित्र बनाना है, ड्राइंग करनी है उसकी, यानी उनकी पिक्चर बनानी है। तो ये गूगल पे आपको मिल जाएंगे, नेट पे आप धनुष की पिक्चर देख लें, वहाँ से बाण देख लें, तलवार देख लें, भाला देख लें, गदा देख लें। आप सब कुछ अवेलेबल है गूगल पर, वहाँ से देख कर जो है आप पिक्चर बनाएं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट कार्यपत्रक 6। जरा सोच कर निम्न तालियां भरें। तालिका होगा ये। जरा सोच कर निम्न तालिका भरें। राजाओं के समय में लोगों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं के नाम जो आज भी चलन में हैं। तो पहला है कपड़े की छाप, दूसरा है मूर्तियाँ, तीसरा है तावा धातु। पहला कपड़े की छाप, दूसरा मूर्तियाँ, तीसरा तावा धातु। अगला है ऐसी वस्तुओं के नाम जो अब चलन में नहीं है। पहला है कांसा, दूसरा पत्थरों के औजार और तीसरा ताम्रपत्र। अब चलते हैं कार्यपत्रक 7 पर। अपने माता पिता के बचपन की मूलभूत जानकारी लिखें। तो अपने माता पिता के बचपन के बारे में लिखना है आपको। तो ये जानकारी या तो आप अपने दादा दादी से लेंगे या अपने माता पिता से ही लेंगे, और फिर उनसे पूछकर आप उनके बचपन के बारे में लिखेंगे। तो ये आपका सेल्फ एक्टिविटी क्वेश्चन है। उसके बाद मान लो आपने जानकारी लिखी है तो आपसे पूछा गया है कि आपको अपने माता पिता के बचपन के बारे में कहाँ से पता चला। ख है ये, आपको अपने माता पिता के बचपन के बारे में कहाँ से पता चला। तो हो सकता है कि आपने वो अपने दादा दादी से पूछा हो कि हमारे जो मम्मी पापा है उनका बचपन जो है कैसा है। तो इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं। कम से कम जो है अपने दादा दादी से आप अपने पिता का ही पूछ सकते हैं, और माता का पूछेंगे नाना नानी से। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। नेक्स्ट है, इतिहास की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। यदि आपको इतिहास की जानकारी लेनी है, पुराने प्राचीन इतिहास की, तो आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता या और जो पुरानी सभ्यताएं हुई हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। पत्थरों के औजार, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, दुर्ग, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। अगला है कार्यपत्रक 8। अपने महान देश
भारत पर कविता लिखें। तो आपको कविता लिखनी है अपने महान देश भारत पर। तो इसमें है, बारी बारी ऋतुएं आती, अपनी छटा यहाँ दिखलाता, फल फूलों से भरे बगीचे, चिड़िया मीठे गीत सुनाती, देश मेरा यह सबसे न्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइन लिखी हैं अपने महान देश भारत पर। अब अपनी कविता लिख सकते हैं स्वयं, जरूरी नहीं आपको यही कविता लिखनी है। आप अपने महान देश भारत पर कोई भी कविता अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 9 है, अपने राज्य को छोड़कर भारत का कौन सा राज्य आपको अच्छा लगता है, उस राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अपने राज्य को छोड़कर भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य मुझे अच्छा लगता है। यह राज्य भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। शिमला कुल्लू मनाली घूमने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं शिमला कुल्लू मनाली घूमने के लिए आते हैं। और भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थल हैं, तो वो आप खुद जो है ढूंढ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के बारे में। और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था और इसे देवभूमि भी कहा जाता है। अब है कार्यपत्रक 10, विशेष दिन अपने मनपसंद राजा की वेशभूषा धारण करके कक्षा में आए। आप अपने जन्मदिन पर भी ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे मान लो जब आपका बर्थडे हो तो आप उस दिन जो है किसी राजा की वेशभूषा धारण करके कक्षा में जा सकते हैं और राजा का जो है रोल निभा सकते हैं। तो ये आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है कि अब अपने जन्मदिन पर अपने मनपसंद राजा की वेशभूषा धारण करके कक्षा में आए। अब है कार्यपत्रक 11, खाली स्थान भरें। हर्षवर्धन का जन्म, ये तो पता ही है, थानेश्वर में हुआ था। तो जून 590 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता का नाम रानी यशोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का जन्म जून 590 ईस्वी को थानेसर में हुआ। उसकी माता का नाम रानी यशोमती तथा पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक खेलने कूदने की आयु में हुआ था, यानी बचपन में ही हो गया था। बचपन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 110 गांव दान किए। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 110 गांव दान किए। अब कार्यपत्रक आपका 12 है, अपने शिक्षक, पुस्तक और गूगल की सहायता से कुरुक्षेत्र और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों की फोटो सहित जानकारी लेकर अधिकतम स्थानों के नाम लिखें। तो इसमें है ब्रह्म सरोवर, गीता उपदेश स्थल, भीष्म कुंड और ज्योतिसर, ये मैंने लिखे हैं। तो आप जो है नेट से जो है सर्च करके या अपनी बुक से सर्च करके कुरुक्षेत्र और आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी जो है फ़ोटो सहित जानकारी लेकर अधिकतम स्थानों के नाम आपको लिखने हैं। तो ये जो है ब्रह्म सरोवर है, गीता उपदेश स्थल है, भीष्म कुंड है और ज्योतिसर है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से और नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के आसपास आपका जो है ये करनाल जिला आ जाता है, कैथल जिला आ जाता है, अम्बाला जिला आ जाता है। तो इसके आसपास जो भी आपको ऐतिहासिक स्थल याद हो वो आप लिख सकते हैं। अब है आपका कार्यपत्रक 13, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी उपाधि धारण की, नीचे लिखें। उसके प्रमुख मंत्रियों को कौन से नामों से पुकारा जाता था। तो उपाधियों के नाम हैं परम भट्टाबरक और महाराजाधिराज। परम भट्टाबरक और महाराजाधिराज ये तो उपाधियों के नाम हैं। और प्रमुख मंत्री के नाम हैं राजकुमार शिलादित्य, ह्युनसांग और भास्कर वर्मा। अब कार्यपत्रक 14, अपने पाठ में हर्षकालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में
पढ़कर स्वयं प्रश्न बनाएं। कल्पना करें आप एक शिक्षक हैं। अब आप कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? पहला तो ये पूछ सकते हैं जो राजा जो हर्षवर्धन थे उनके सामाजिक आर्थिक जीवन की क्या विशेषताएं थी। सामाजिक को हम कहेंगे सोशल और आर्थिक को कहेंगे इकोनॉमिक। तो सोशल इकोनॉमिक जो लाइफ है उसकी क्या विशेषताएं थी। अगला है, क्या यह प्रणाली यूरोप की भांति पूर्ण तथा विकसित थी? क्या हर्षवर्धन के टाइम में ये जो प्रणाली थी ये यूरोप की तरह पूर्ण और विकसित थी? ये क्वेश्चन है। अगला है, क्या यह वंशानुगत थी या नहीं, मीन्स हेरिडिटी थी या नहीं, हेरिडिटी नहीं थी या थी, ये जो आपको देखना है कि भाई क्या यह वंशानुगत थी या नहीं। वंशानुगत होता है वंश के आधार पर। फोर्थ है, राजा वेतन के बदले अधिकारियों को क्या देता था? तो ये आप खुद सॉल्व करें, क्वेश्चंस आपको बना दिए गए हैं। अब है कार्यपत्रक 15। अपनी पेंसिल, रबर, रंगों का प्रयोग करते हुए ह्यूनसांग का चित्र बनाएं। चाहे तो गूगल की मदद ले सकते हैं। तो चीनी यात्री ह्यूनसांग का आपको चित्र बनाना है जो कि हर्षवर्धन के टाइम में आया था। गूगल पर सर्च कर सकते हैं ह्यूनसांग की फ़ोटो। तो ये जो है आपका सेल्फ एक्टिविटी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, इतिहास का, हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज पार्ट 1 वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे इतिहास का। तो स्टूडेंट्स आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।